नमस्कार, यूएसएन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। एक अमीर आदमी था और उसके पास 3 नौकर काम किया करते थे और उस अमीर आदमी को किसी वजह से विदेश यात्रा जानी पड़ी, जिस वजह से उसने तीनों नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा कि मैं आपको कुछ दे के जाता हूं, और वो है एक टैलेंट। याद रखिएगा, उस ज़माने में प्राचीन काल में टैलेंट यानी एक सिक्का होता था। आजकल टैलेंट का मीनिंग आपके अंदर जो हुनर है उसको हम टैलेंट कहते हैं, लेकिन उस ज़माने में टैलेंट यानी सिक्का माना जाता था और काफ़ी कीमती सिक्का था। तो उसने तीनों नौकरों को एक एक सिक्का दिया और कहा कि ये टैलेंट मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको अपने बुद्धि के हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा। और वो चला गया विदेश यात्रा पर। पहले नौकर ने सोचा कि अगर मैं ये जो सिक्का है इसको ऐसे ही खर्च कर दूं, क्योंकि वैसे भी ये एक्स्ट्रा सिक्का है जो कि मेरे मालिक मेरा पगार तो दे ही रहे, तो फिर उसने उसको इधर उधर की बातों में खर्च कर दिया, फिजूल खर्ची की उसने और उस टैलेंट को ख़त्म कर दिया उसने। दूसरा जो था वो ज़रा बुद्धिमान था, उसने कहा कि मैं इस टैलेंट को एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो इसको मैं दबा के रखूँगा ज़मीन के अंदर और कभी मुसीबत में इमरजेंसी में काम आ सकती है, और उसने उसको दबा के रख दिया। जबकि तीसरा नौकर जो था उसने उस टैलेंट को बिजनेस में डाला और उस बिजनेस का एक टैलेंट का 2 टैलेंट, 2 का 4, 4 का 8 करते चला गया और साल के अंत तक वो मालिक की इतना अमीर हो गया। मालिक आया, मालिक ने तीनों को बुलाया और पूछा कि आपने क्या किया था इस टैलेंट का। तीनों ने अपनी अपनी बातें बताएं। मालिक पहले 2 लोगों पर काफ़ी नाराज़ हुआ कि एक ने तो टैलेंट वेस्ट कर दिया था, एक ने टैलेंट को दबा के रख दिया था, और तीसरे से बड़ा खुश हुआ और उसने अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया, क्योंकि उसने पैसे को या टैलेंट को सही तरीके से इस्तेमाल किया था। तो हम सब की स्थिति दुनिया में कुछ ऐसी है, क्योंकि भगवान वो अमीर मालिक है और उसने हम नौकरों को टैलेंट दे के रखा है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो आप फैसला कीजिए कि आप फर्स्ट नौकर हो या सेकंड नौकर है या थर्ड नौकर हो। आज मैं ये कहानी इसीलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में एक विशेष मेहमान आए, एक बिजनेसमैन आए हैं जिनका नाम है राजेश रोकड़े जी, जो रोकड़े ज्वेलर्स के ब्रांड नेम को रिप्रेजेंट करते हैं। और इतना ही नहीं कि इन्होंने एक हम्बल बिगनिंग जिसको हम कहते हैं इतवारी में स्टार्ट किया, और वो हम्बल स्टार्टअप से आज एक ब्रांड नेम न केवल नागपुर में बल्कि आसपास के इलाकों में इस सेंट्रल इंडिया में बन चुके हैं। तो सर, राजेश रोकड़े सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं आपको बिना कुछ पूछे ये मान लेता हूँ कि आप वो तीसरे सर्वेंट हो जिसने इस हम्बल बिगनिंग्स को एक इतने बड़े ब्रांड नेम तक पहुँचा दिया। सर, इससे पहले कि मैं ये सब चालू करूं कि मैं जानना चाहता हूं कि रोकड़े फैमिली की जो ज्वेलरी बिजनेस है ये इस हद तक कैसे पहुंच पाए? देखिए सर, ये करीब हम लोग की 4 जनरेशन की 4 जनरेशन की ये कहानी है पूरी। पहले एक काम करने की स्टाइल होती थी कि पहले ऑर्डर से चीज़ें बनाई जाती थी। ऑर्डर आता था, गोल्ड आता था, बनाते थे, फिर कस्टमर जाता था। तो कई बार उसमें कन्फ्यूजन्स रहते थे कि भाई मैंने ऐसा ऑर्डर दिया, अब ऐसा बन के आया। तो इस टाइप का कन्फ्यूजन रहता था। तो धीरे धीरे ये पूरा शो बिजनेस में चेंज हुआ, बिजनेस पूरा हमारा। और दिखता है सो बिकता है। तो हम लोग खुद अपने आप को अभी शो बिजनेस में लेके आए पिछले करीब 25 सालों से। ये करीब 20 से 25 साल की जर्नी है। और देखा कि कस्टमर को क्या चाहिए वो हमने अपने तरफ से रेडी करना शुरू किया, और नागपुरकरों ने इसे हाथों हाथ लिया। और मैं कहता हूं कि आपने बोला कि रोकड़े ब्रांड है, तो मैं ये तो बोलूँगा कि नागपुरकरों ने ही ब्रांड बनाया उसको। और विरासत में यही 4 पीढ़ियों से सीखा है। मेरे दादाजी के फादर भी यही बिजनेस करते थे। मतलब एज अ सोनी समाज के होने के कारण हम लोग स्वर्णकार समाज के हैं हम लोग, तो यही देखा हुआ ऑब्वियसली यही काम किया था। पापा ने भी वही किया, हमने भी वही किया, बट हम लोग ने थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर कर दिया। और ये बताना चाहता हूँ कि ये फैमिली बिजनेस है हमारा, इसलिए हम लोग पूरे परिवार के साथ करते हैं। आज भी मेरा छोटा भाई सारंग मेरे साथ है, मम्मी पापा हम लोग भी उनके साथ ही ये सब बिजनेस को करते हैं। मेरी वाइफ वो भी इस बिजनेस में। तो फैमिली बिजनेस फैमिली की तरीके से करते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग जब घर के एक और एक हो जाते हैं तो 2 नहीं होते 11 हो जाते जी। और उससे काफी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है 100%। कैसा होता है कि घर का बंदा अगर साथ में ज्वाइंट होकर अगर कुछ बिजनेस को अगर हम लोग एक थॉट लेके चलते हैं, तो 100% इसके जो आउटपुट है या इनपुट है इतने अच्छे आते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते जी। सर, अभी जैसे त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है पहले से ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से इसका काफ़ी कुछ इम्पैक्ट पड़ा। तभी नियरेस्ट त्यौहार जो आ रहा है धनतेरस, तो धनतेरस के लिए क्या प्रिपरेशंस करके रखा है आप लोगों ने, या दिवाली एज सच कही? देखिए, आपने सबसे पहले कोरोना के बारे में पूछा। देखिए, कोरोना तो एक मतलब ये थी कि बहुत ही अनफॉर्चुनेटली हमारे ज़िंदगी में हमने देख ली है। लेकिन ऐसा है कि इसने हमें एक सिखा दिया कि फैमिली वैल्यूज़ क्या होती है।
वह एक, मैं तो कहता हूं कि उसको सकारात्मक तौर पे लेना चाहिए कि हमने वो अपना परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताया। निश्चित तौर पे बिजनेस में लॉसेस हुए, 3 महीने सभी के बिजनेस में लॉस हुए, परंतु कई लोग उस वक्त ये सोचते थे कि इसके बाद रिसेशन आएगा, बिजनेस नहीं चलेगा या प्रॉब्लम्स आएगा। हमारे पास कुछ न्यूज़ भी ऐसी आती थी कि थाईलैंड में सोना बेचने के लिए लोग लाइन लगा के इतना, क्योंकि भाव भी बढ़ गए थे, तो लोग लाइन लगा के वहाँ सोना बेच रहे थे। तो हमारी इंडस्ट्री में ऐसी बातें चलती थी, बट ये उतना ही तय था, हमने बिल्कुल क्लियर समझ लिया था कि जिस देश में 125 करोड़ से ज़्यादा जनता है वहाँ कभी रिसेशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ डिमांड है। हमारे पास हर वर्ग का, हर समाज का, हर तबके का, हर लोग का डिमांड है, अकॉर्डिंग टू देयर पॉकेट्स। बिजनेसमैन ही या तो इस वजह से ऑटोमेटिकली यहाँ कभी रिसेशन आने का डर नहीं था, और उसका हम लोग ने पूरी सकारात्मक तौर पे पूरी तैयारी की। और जैसे ही लॉकडाउन अनलॉक हुआ तो ग्राहकों ने बिल्कुल जो उनकी नीड्स थी, क्योंकि क्या हुआ, ये लॉकडाउन जब हुआ था वो समर का जो वेडिंग सीजन होता है उस समय हुआ था, तो करीब 70% शादियां नॉर्मली उसमें पोस्टपोन हो गई थी। 30% लोगों ने किसी भी करके उसको घर में ही कर ली, बट 70% पोस्टपोन होने की वजह से दिवाली में, अभी जो दिवाली के बाद जो शादियों का सीजन है उसमें बहुत ज़्यादा रश होने वाला, डिमांड है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। इट्स ओनली अ थिंग ऑफ पोस्टपोनमेंट। यस, और इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से नहीं सोचना चाहिए, इसको पॉजिटिविटी से ही सोचना चाहिए, ऐसा लगता है। हाँ जी सर, जैसे अभी आपने कहा गोल्ड का जो बिजनेस है इसमें फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं रेट्स को लेकर, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, ठीक है। एक सेकेंडली आपने कहा वेडिंग जरा इस बार समर सीजन में जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, जिस वजह से भी गोल्ड के रेट्स पर इम्पैक्ट हुआ है। तो गोल्ड रेट्स के बारे में कि कैसे कंट्रोल होता है, कैसे डिक्टेट होता है, कैसे डिसाइड होता है, इसके बारे में बताइए। क्योंकि मैं ये इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास 24 कैरेट गोल्ड है, 22 है, 18 है, 14 है, तो रेट्स आर डिसाइडेड ऑन व्हाट बेसिस? देखिए, अकॉर्डिंग टू प्योरिटी उसके रेट डिसाइड होते हैं, बट एक थंब रूल एक जो होता है कि बेस रेट ये अकॉर्डिंग टू डिमांड और सप्लाई होता है नॉर्मली। बट गोल्ड के मामले में थोड़ा सा एक दो चीज़ें सपोर्ट करती है। जब कभी अस्थिरता होती है पूरी दुनिया में तब जाके गोल्ड शूट आउट होता है, ऊपर होता है। और ऑल ओवर वर्ल्ड, इंडिया में नियर अबाउट 900 से 1000 टन इंपोर्ट होता है गोल्ड एवरी ईयर। इतना डिमांड लगता ही लगता है, इतना गोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड से इंपोर्ट होता है या? हाँ जी, एक पर्टिकुलर जोन, साउथ अफ्रीका से होता है कई बार, और भी लंदन से हो जाता है, कई जगह से आता है। देखिए, गोल्ड का रेट जो होता है अकॉर्डिंग टू प्योरिटी होता है। आज इंडिया में जो कंजम्पशन है करीब 900 से 1000 टन के आसपास कंजम्पशन है, इंपोर्ट होता है, और ये अलग अलग देशों से इंपोर्ट होता है। कभी साउथ अफ्रीका से, कभी लंदन से होता है, और भी देश है जहाँ से इंपोर्ट होता है। बट गोल्ड के रेट जो बढ़ते हैं वो ग्लोबली होता है, क्योंकि जब कभी अस्थिरता होती है, किसी प्रकार का अगर भय होता है, जैसे कि आप कोरोना के काल में ही देख लीजिए, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब रेट थे कुछ 38,000 के आसपास, और बाद में अक्षय तृतीया बीच में आई है, 46,500 के आसपास रेट चले गए थे। तो करीब 9,000 के आसपास रेट तभी बढ़ गए थे, और उसके बाद पिछले 2 महीने पहले 58,000 तक के रेट गए थे। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि क्या हुआ था, अस्थिरता होने के कारण, कोरोना की वजह से सब लॉकडाउन्स हो गए थे। जहां जहां लोग इन्वेस्ट करते थे गोल्ड के अलावा, वहां से सब फंड वापस निकल गया था। तो उन सभी को ये लगता कि सेफ, और जिसको बोलेंगे कि हमारा जहां बढ़ सकता है, वो एकमात्र इंडस्ट्री उनको लगती थी कि गोल्ड इंडस्ट्री है, इसलिए वहां इन्वेस्टमेंट बढ़ गया था। तो ये सब कारण की वजह से ही गोल्ड शूट आउट हो गया। और अभी पिछले कई सालों से अगर देखेंगे, कोई भी चीज़, मैं तो कोई भविष्य करता हूँ नहीं कि आगे क्या होगा, बट इतिहास के आधार पर इतना बोल सकता हूँ कि आने वाले दिनों में गोल्ड और भी ब्राइट है, और गोल्ड के रेट्स बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि इस साल ही आपको दिवाली या दिवाली के बाद नया एक बेंचमार्क दिख जाएगा। जी सर, आपने गोल्ड की बात की। एक टाइम था जब प्लेटिनम को गोल्ड से ज़्यादा महत्व दिया जाता था और उसको कॉस्टली भी माना जाता था, और था भी, लेकिन आजकल वो प्लेटिनम को ज़्यादा लोग प्रेफर करने लग गए। तो इसके पीछे कोई खास कारण हो सकता है या फिर बाद में टेस्ट चेंज हो रहे लोगों के? देखिए, इसमें भी 2-3 कारण है। उसमें से लोगों की टेस्ट चेंज भी है एक कारण, लेकिन सबसे बड़ा कारण ऐसा है कि पहले गोल्ड एक 10,000, 15,000, 20,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था, तब प्लेटिनियम 30-35,000 के आसपास था। आज प्लेटिनियम वही है, बट गोल्ड शूट आउट होकर 52,000, 800 के आसपास चले गया है। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया है। तो बजट में बैठने लग गया अभी प्लेटिनियम, और सबकी इच्छा होती है कि मेरे पास प्रीशियस मेटल वन ऑफ द, क्योंकि गोल्ड के मुकाबले अगर हम लोग प्लेटिनियम को देखें तो गोल्ड के मुकाबले प्रीशियस ज़्यादा है। उसमें 2-3 कारण है। एक तो प्लेटिनियम को मेटल ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है,
क्योंकि कई हजारों साल पहले कोई उल्कापिंड, एक तारा टूटा है और वो हमारे धरती पे आके गिरा है और वह पूरा मेटल इज प्लेटिनियम है। तो वह जो मेटल है इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मेटल ऑन द वर्ल्ड। तो उसकी अगर अंगूठियां बनाते हैं उसमें डायमंड हम लोग सीटिंग करते हैं। नॉर्मली लोग प्लेटिनियम में जब एंगेजमेंट होती है तो उसके लिए प्रीफर करते हैं, क्योंकि कोई भी चाहता है कि हमारा बंधन एकदम मजबूत रहे और वो अंगूठी मेरी सालों साल रहे। तो इसलिए लोग प्लेटिनियम की तरफ झुकाव बढ़ गया है और इसलिए स्पेशली वेडिंग जो रिंग्स या एंगेजमेंट की रिंग्स होती है वो प्लेटिनियम में पसंद की जा रही है। और एक अभी कल्चर चेंज हुआ है, पहले गोल्ड, पीला गोल्ड ज्यादा पसंद किया जाता था, बट अभी सिस्टम थोड़ा धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। पहले गोल्ड को रोडियम करके व्हाइट किया जाता था, लेकिन अभी गोल्ड और प्लेटिनियम का कॉम्बिनेशन, अलॉय, हाँ, गोल्ड और प्लेटिनियम का कॉम्बिनेशन वाली चीजें बहुत ज्यादा पसंद करने लग गए, क्योंकि येलो, कॉपर, रोज गोल्ड और येलो इस टाइप के कलर उनको हर चीज में चाहिए। व्हाइट गोल्ड भी, जी जी जी, हाँ जी। तो जैसे आपने कहा कि जैसा टेस्ट डिफर कर रहे हैं और मतलब लोगों की अपनी एक मजबूती और ये चाहिए। सर, इसके साथ साथ एक और प्रेशियस चीज़ है और वो है जेमस्टोन्स। तो जेमस्टोन्स की परख कैसी करनी चाहिए, उसके क्या पैरामीटर्स एक कस्टमर ने फॉलो करनी चाहिए और रोकड़े ज्वेलर्स क्या सजेस्ट करता है इन जैसी चीज़ों को खरीदते समय? क्योंकि हाल ही में एक स्टोन के बारे में बातें हुई थी, वो 1000 का भी स्टोन है, 4000 का भी स्टोन है, 3000 का होता है। हाउ टू वेरीफाई कि ये जेन्युइन कौन सा है और सिंथेटिक कौन सा है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, बहुत मतलब सभी के लिए काम की चीज़ बता रहा हूँ मैं। देखिए, कभी भी जेमस्टोन होता है ना, वो जिसमें जितना ट्रांसपेरेंसी रहेगी, देखने में क्लियरेंस रहेगा। जैसे आप पन्ना ले रहे हैं आप, या आप पुखराज ले रहे हैं, उसमें जितना वो क्लियर रहेगा उतना वो महंगा होते जाएगा, जितना साइज बड़ा होगा उतना महंगा होते जाएगा। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, मार्बल, दैट इज ऑल्सो मतलब नेचुरल चीज है। मार्बल में अगर आप जितने ब्लैक कलर्स के लाइनिंग्स होगी उतना सस्ता होगा, जितना वो व्हाइट होगा उतना महंगा होगा। सेम वैसे जेमस्टोन्स में होता है, क्योंकि ये भी एक नेचुरल रिसोर्सेज निकलता है। तो अगर पन्ना ले रहे हैं उसमें अगर पारदर्शिता उसकी ज्यादा है, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, उसका कलर अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली वो महंगा होते जाएगा। और जैसे जैसा वो ओपेक होते जाएगा वैसे वैसे उसकी कीमत कम होती जाएगी। और रही बात, आपने ये भी पूछा कि उसकी शुद्धता या विश्वसनीयता कैसे उसको देखा जाए, तो उसमें मैं ये बोलूंगा कि जब भी आप रत्न लेते हैं तो उसका सर्टिफिकेट जरूर ले, क्योंकि वह लेबोरेटरी से टेस्ट किया होना चाहिए, तो किसी प्रकार का आपके साथ धोखा नहीं होगा। सेम कंडीशन में हम लोग गोल्ड में भी यही फॉलो करते हैं, डायमंड में भी यही फॉलो करते हैं, क्योंकि ग्राहक को कॉन्फिडेंस चाहिए। हम जितना ट्रांसपेरेंसी के साथ कस्टमर के सामने पूरी चीजें रखेंगे तो कस्टमर का जो विश्वास बैठेगा वो देखने लायक होगा। जी जी। 1890 में महात्मा गांधी जी ने कस्टमर्स को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी सर, और वो था कि अ कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर ऑन आवर प्रीमाइसेस। यस, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम। Yes. ही इज नॉट एन इंटरप्शन इन आवर वर्क, Yes. बट he is a part and parcel of it. Yes. And he is not an outsider, but he is a part of it again. And we are not doing him a favor, but he is doing us a favor by Yes, allowing us to do some, give an opportunity to serve him. Yeah. तो ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि रोकड़े ज्वेलर्स ने हमेशा, मैंने देखा, कस्टमर्स को बहुत अहमियत दी है। और आपका जो कस्टमर्स को लेकर जो एक हैप्पी कस्टमर्स कैंपेन चलता है, तो उसके बारे में बताइए। और ये कंसेप्ट कहाँ से आया? वॉज इट फ्रॉम सम प्रोफेशनल या फिर आपके घरगुती इलाज जैसे कहें? देखिए, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ये हमें सोचना है। यस, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, व्हाट एवर ही इज सेइंग, हमने अगर ये सोच अपने दिमाग में रख दी कि वो सही है, तो शायद कस्टमर कभी भी अनसेटिस्फाइड होकर अपने यहाँ से कभी नहीं जाएगा। और एक चीज हम लोग और फॉलो करते हैं, जब कभी भी कस्टमर हमारे दुकान में आता तो वही एक प्रॉफिट है। अदरवाइज एवरीबडी इंक्लूडिंग मी, मैं एक्सपेंसेस ही हूँ, क्योंकि मैं वहां से अर्न करके खर्चा ही करने वाला हूँ। बट कस्टमर जब हमारे यहाँ आता है तो ही इज ओनली प्रॉफिट। ये दो मापदंड हमने अगर सोच लिए तो शायद मुझे नहीं लगता है कि कभी कोई कस्टमर आपसे नाराज होगा या असंतुष्ट होगा। और इसी का ये नतीजा है कि हम लोग ने इस बार हैप्पी कस्टमर की कैंपेनिंग चलाई थी कि हमारे संतुष्ट ग्राहक। बाकी ऐसा है कि यह थॉट हम लोग ऐसे ही घर पे बैठे थे और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत पे बातें चल रही थी, और ऐसे ही देखते देखते हमारे पास इस पे चर्चा हो रही थी कि अभी इसके बाद कैंपेनिंग क्या करें। तो नागपुर में पूरी तरह से माहौल पूरा निगेटिविटी वाला था, लोग बाहर निकल नहीं रहे थे, जो निकल रहे थे वो हमारे मतलब जो दे वर नॉट बायर। तो एक कॉन्फिडेंस कैसा बिल्डअप किया जाए, तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हम लोग ने हमारे जो
ग्राहक थे, उनसे बात की कि ऐसा ऐसा हमारे थॉट है, और हम लोग ऐसे घर पे बैठे थे तो हमारी श्रीमती ने ये प्रस्ताव रखा कि हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या। हम लोग नॉर्मली खाना खाते समय हम लोग साथ में बैठते हैं तो चर्चाएं करते हैं, तो उसी में से वो जो मंथन होता है उसी में से बातें निकलती है। तो एक ऐसे थॉट उन्होंने निकाला कि ऐसा हम कर सकते हैं क्या, और थॉट बहुत ही अच्छा लगा, और वो थॉट पे हम लोग ने उस पर वर्किंग किया, और आज वन ऑफ द बेस्ट कैंपेनिंग में जिसको बोल सकता हूँ, हमने जितनी भी कैंपेनिंग की है उसमें सबसे ज्यादा इस कैंपेनिंग को सराहा गया। मेरा एक कस्टमर का मैं वाकया आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे एक कस्टमर है जिनका होर्डिंग लगने के बाद उनकी कुछ एनिवर्सरी थी, सेकंड डे या थर्ड डे, तो यकीन मानिए 12 बजे वो केक लेके अपने होर्डिंग के पास गए, उन्होंने होर्डिंग के सामने केक काटा और उसका वीडियो मुझे भेजा उन्होंने। तो ये जो उनको फीलिंग थी कि मैं भी एक सुपरस्टार जैसा, मेरा एक खुद का होर्डिंग, देखिए कैसा होता है, मैं भी अपना होर्डिंग में इजीली लगा सकता हूँ, बट मैं भी आज तक के अपना होर्डिंग लगा नहीं पाया। और आज वो कस्टमर जो कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि भाई मेरा एक फोटो भी रोकड़े के ब्रांड के साथ कभी आएगा क्या, और वो हमारे रियल ब्रांड है, वो हमारे रियल ब्रांड एम्बेसडर है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ब्रांड बड़ा तभी होता है जब उसके ग्राहक उसके साथ हो। मैं कितना भी बड़ा ब्रांड एम्बेसडर ला लूं, बट वो माल नहीं खरीदेगा, माल खरीदने वाले तो मेरे रियल कस्टमर है, वही। तो हमने सीधा कस्टमर को पकड़ा है और सीधा कस्टमर को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया जी। और मैंने देखा शहर में और आसपास के इलाकों में आपके जगह जगह जो होर्डिंग्स लगे, उन सब में आपके हैप्पी कस्टमर्स सच में स्माइल करते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन स्माइल है वो। और सर, जैसे आपने कहा कि घर की श्रीमती ने कहा होम मिनिस्टर इज ऑलवेज राइट अगेन, तो उनकी वजह से आपके दोहरा फायदा हो गया। एक तो कस्टमर बेस बन गया आपका, एंड सेकेंडली आपको मॉडलिंग का खर्चा जो है वो भी बचा दिया। एंड इट इज़ अ लेसन फॉर ऑल दीज एंटरप्रेन्योर्स टू गेट इनटू दिस सॉर्ट ऑफ ब्रांड पब्लिसिटी। सर, साथ में जानना चाहता हूँ कि जैसे वेडिंग होती है तो वेडिंग प्लानिंग बजटिंग भी आपकी तरफ से एक न्यू कंसेप्ट निकला है, वो क्या है हमें बताइए। ऐसा है कि अभी सोने का भाव बहुत बढ़ गया है, हर एक का एक बजट होता है कि भाई मेरा 2 लाख में शायद 3 लाख की ज्वेलरी लेना है, या 2 लाख की ज्वेलरी लेना है, या 5 लाख की ज्वेलरी लेना है। बट कई बार ऐसा होता है कि उनका प्लानिंग नहीं होता है प्रॉपरली, कि मैंने मंगलसूत्र कितने ग्राम का खरीदना चाहिए, नेकलेस कितने ग्राम का खरीदना चाहिए, चूड़ियां कितने ग्राम की खरीदनी चाहिए, क्योंकि जो अंडर फिक्स बजट, यस, क्योंकि जो चीजें हमें डेली पहननी है, जिस चीज का हमें ज्यादा उपयोग है, हम वह चीज ज्यादा वजन में भी खरीद ले, या हमें ज्यादा यूज है उसको थोड़ा सा मजबूती वाली जो वजन है उसमें वो अगर मेंटेन करे, तो कस्टमर कैसा है उसको प्रॉपरली गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि इसके कोई कंसल्टेंट अलग से कोई होते नहीं है। तो हमने इन हाउस ही हमारे जो कंसल्टेंट है जो बहुत अच्छे, जिनको नॉलेज है कि कैसा बजटिंग करना है, तो हमने ऐसे कंसल्टेंट की हमारी टीम बनाई, और ग्राहकों को हमने बताया कि अगर आपके यहाँ किसी के यहाँ भी अगर शादी है, दोस्त के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ, भाई के यहाँ, किसी के यहाँ भी, फ्रेंड्स के यहाँ, तो आप हमें बताइए आपका क्या बजट है, हम उस बजट में क्या क्या ज्वेलरी आएगी, कैसी आएगी, और क्या क्या आपने लेना चाहिए। नहीं तो ऐसा होता है कि एक आध हम लोग पूरी ज्वेलरी लेते हैं और बिंदिया ही भूल जाते हैं, या कई बार ऐसी ज्वेलरी खरीद लेते हैं जो बाद में पेटी का धन हो जाता है, या ऐसी ज्वेलरी खरीद लेते हैं कि वो हमारे उपयोग में प्रॉपर आता नहीं आता है। तो ये सब चीज को हम लोग ने ध्यान रखते हुए हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया हमारे ग्राहकों के लिए कि आप सिर्फ इतना बताइए, हमारे फोन नंबर पे इतना कॉल करके बताइए कि हमारा इतना बजट है, हमें क्या क्या ज्वेलरी इतने बजट में आ सकती है। तो हमें 2-3 ऑप्शंस हम लोग बना के उनको दिखाते हैं, फिर उसके हिसाब से वो हम लोग उनसे चर्चा करते हैं, और चर्चा करके एक फाइनल आउटपुट देते हैं, जिससे कि ग्राहक भी खुश हो जाते हैं और हम भी खुश हो जाते हैं। एवरीबॉडी इज सेटिस्फाइड। सर, अगेन रोकड़े इस बात के लिए भी फेमस है, ये फैमिली, उन्होंने बुकिंग स्कीम्स चालू कर दिया। बुकिंग स्कीम एक्चुअली है क्या, और इज इट अ वे टू इन्वेस्ट इनटू गोल्ड बिजनेस? देखिए 100% हमारे जो पूर्वज लोग हैं या हमारे बाप दादा लोगों ने जितना हमें सिखाया है, ऑलवेज थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना है। मतलब सिस्टमेटिक जो इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं वो इसलिए बताया जाते हैं, वो पहले से कई जमाने से क्यों बनाया गया कि इस दिन सोना खरीदना चाहिए, क्यों बनाया गया कि इस दिन ये करना चाहिए, क्यों, इसके पीछे रीजन ही है, उनका एक्सपीरियंस है कि यार आप जाके धनतेरस के दिन एक सिर्फ 5 ग्राम भी खरीद लेंगे, आप सोचिए 2-3 साल में आपका 5-5 ग्राम करके 20 ग्राम जमा हो गया, तो आप एक बड़ा नेकलेस बना सकते हैं, चेन बना सकते हैं, ज्यादा जमा हो गया कंगन बना सकते हैं। तो ये एक प्रकार की सेविंग है, और ये सेविंग ऐसी है कि आप इसको उपयोग भी कर सकते हैं जी। चेन बनने के बाद उसका उपयोग भी होता है। तो हम लोग ने अभी बुकिंग की एक अलग स्कीम लाई है। एक तो कोरोना के वजह से भी एक थोड़ा डर है कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम है। तो हम लोग ने ऐसी स्कीम लाई है, कस्टमर को एक डर लगा रहता है कि भाई जैसे इस साल धनतेरस 13 तारीख को है, 13 नवंबर को, तो
तो नॉर्मली हमारा जो अध्ययन है कि 1 महीने पहले से लोग धनतेरस की बुकिंग करते हैं, और लेकिन उनका पहले ये होता था कि कई बार ऐसा हुआ 1-2 बार कि धनतेरस के दिन 100-200 भाव कम हुआ, तो कस्टमर को थोड़ा सा फील होता है यार मैं उस दिन क्यों बुक किया, मैं आज लेता तो शायद मेरे थोड़े पैसे बच जाते थे। तो ये जो डर है ये निकालने के लिए कि ग्राहक को हमने ये ऑप्शन दे दिया कि जिस दिन आपने बुक किया वो डेट, उस दिन का रेट, अगर उस दिन अगर भाव कम है और धनतेरस के दिन ज्यादा है तो आपको बुकिंग वाला रेट लगेगा, विचएवर इज लो, और धनतेरस को अगर कम हो गया आपकी बुकिंग से भी तो हम लोग धनतेरस वाला रेट दे देंगे। तो कस्टमर को ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि दोनों में से मुझे सस्ता वाला रेट मिलने वाला है। तो वो भीड़ भाड़ में जो चूज करने के लिए जो टाइम लगता है, आज सोचिए धनतेरस के दिन बहुत ज्यादा क्राउड होता है, राइट, उस समय फिर सब लोग एक साथ आ जाते हैं तो उनको फिर उतना आराम से देखने नहीं मिलता है। तो हमने ये एक स्कीम लाई है कि आप पहले आइए, आप पसंद करके अपना बुकिंग करके रख लीजिए, जिससे कि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी ही लेना रहेगा, तो आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। सर, तो इन्हीं स्कीम्स के माध्यम से रोकड़े ज्वेलर्स जो है आज इतना फेमस होते जा रहा है और ब्रांड नेम बनते चला जा रहा है। साथ साथ में मैं थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहूँगा और हम लोग जेम्स की तरफ वापस चलते हैं, स्टोन्स की तरफ। इसके लिए लेकिन एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपके पास ऐसा कोई प्रोफेशनल ब्रांडेड एस्ट्रोलॉजर है या आपके फैमिली में ही ये एस्ट्रोलॉजी का एक ये भी पार्ट एंड पार्सल है? देखिए हमने इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व किया। देखिए क्या होता है, ऑलवेज हम लोग एक ध्यान रखते हैं कि ग्राहक को क्या चाहिए, ग्राहक संतुष्टि कहाँ होगी। जैसे हमने बुकिंग के लिए आपको बताया कि ग्राहक इससे संतुष्ट हो गया, ग्राहक आने के बाद उनको सर्विसेज मिली। जैसे हमारे एक चीज मैं ये वाला आपका क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उसके पहले एक और चीज बताता हूँ। हमारे यहाँ से अगर कोई ज्वेलरी खरीदता है तो लाइफ टाइम उनको सर्विस फ्री है। कभी टूट गया, फूट गया, कुछ भी हो गया तो ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा कारीगर रिपेयरिंग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये हम लोग सर्विस की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि कस्टमर को अगर सर्विस मिल गई तो हमें वो कभी नहीं छोड़ेंगे। राइट। सेम वैसे जेम स्टोन के लिए कई बार कस्टमर आते थे, उनको इच्छा होती थी कि मैं माणिक पहनूं, मैं नीलम पहनूं, या हम लोग पन्ना पहने, एमराल्ड पहने। तो बट उनको एक डर लगा रहता था कि पता नहीं, जैसे अभी कई लोग रहते हैं कि डायमंड की अंगूठी लेना है, पसंद तो आ जाती थी बट मेरे राशि में लगती है नहीं लगती है, फलता है नहीं, कंफ्यूजन होता था। और कई बार ऐसा होता था कि वो कहीं पेपर वेपर में पढ़ लेते थे कि भाई मेरे को ये लगता है, बट एक्चुअल में उनकी कुंडली के हिसाब से वो नहीं लगता है। तो हम लोग ने क्या किया, इन हाउस ही एक PhD होल्डर, एक ज्योतिष शास्त्री हम लोग ने अपॉइंट किया है, और वो उनको एक जगह दे दी है, वो आपको पूरा गाइड करते कि आपको ज्योतिष शास्त्री के कुंडली के हिसाब से आपको स्टोन की जरूरत है या स्टोन की जरूरत नहीं है। आपको अगर किसी मंत्र जाप वहां से शुरू कर सकते हैं। हाँ, मंत्र जाप की जरूरत है तो मंत्र जाप वही बता देते हैं। उसमें किसी प्रकार का कमर्शियल एंगल नहीं है, बट यह एंगल है कि केवल और केवल कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सर्विस, ये उसके पीछे रीजन है। जी जी। सर, जैसे आमतौर पे दिवाली की बात कर रहे हैं हम, दिवाली में गिफ्ट्स का एक लेन देन चलता है, तो इसमें कॉर्पोरेट गिफ्ट्स के लिए आपके पास कोई स्कीम है या फिर बाद में ऑर्डिनरी कस्टमर, वाई कॉर्पोरेट्स, एनीबडी, ऐसा कुछ गिफ्ट स्कीम्स है आपके पास? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखा गया है कि काफ़ी लोग दिवाली में अपने जो वेंडर्स होते हैं उनको गिफ्ट देते हैं, अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट देते हैं। तो कारपोरेट बड़ी बड़ी कंपनियां नागपुर में है, वो भी अपने वेंडर्स को कई गिफ्ट देते हैं, अपने कस्टमर्स को जो HNI कस्टमर होते हैं उनको वो गिफ्ट देते हैं। तो इस टाइप के कारपोरेट गिफ्ट्स हमारे पास बिल्कुल हम लोग ने वाइड रेंज इसमें रखी है। हमारा एक नंबर उस पर लिखा रहता है, आपको सिर्फ उस नंबर पे अपना रिक्वायरमेंट लिख देनी है, भेज देनी है, मैसेज करनी है, तो हमारी टीम जाती है, उनको हमारे सब डिजाइन दिखाते हैं उनके डोर स्टेप, और अकॉर्डिंग टू उनकी चॉइस, बजट, उसके हिसाब से हम वो सब चीज़ें डिलीवर करते हैं। जी जी। एक और कस्टमर सर्विस के बारे में आप काफ़ी प्रसिद्ध है, और वो है ज्वेलरी क्लीनिंग और पॉलिशिंग। तो सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि पॉलिशिंग क्या है या रीपॉलिशिंग क्या है और क्लीनिंग क्या है, क्या अंतर है, और महिलाओं को खासकर क्योंकि वही तो ज़्यादा ज्वेलरी पहनती है, वो क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जैसे खाना बनाते समय या घर के काम करते समय अपने रिंग्स निकाल के रखो, ईयर रिंग्स निकाल के रखो, किस किस्म के आप सजेशंस दोगे? देखिए, ज्वेलरी नॉर्मली गंदी कब होती है कि उसमें किसी प्रकार, जैसे सिंपल 2 जगह ज्यादा प्रॉब्लम जाता है कि महिलाएं जब घर पे खाना बनाते हैं, अगर आटा गूंथ रहे तो वो ज्वेलरी के अंदर, अंगूठी के अंदर पूरा आटा घुस जाता है, तो वहाँ एक प्रॉब्लम जाता हो। या फिर नहाते समय में भी कई बार ऐसा होता है कि शैम्पू होता है या साबुन होता है, केमिकल होता है उसमें, तो वो ज्वेलरी को इम्पैक्ट करता है। तो एटलीस्ट नहाते समय या खाना बनाते समय अगर उसको निकाल के रखते हैं आप, जैसे अंगूठी को स्पेशली, क्योंकि चेन वेन तो ठीक है जिसमें कहीं अटकता नहीं है या किसी तरह का मैल नहीं घुसता है, बट ऐसी कोई ज्वेलरी जिसमें छेद हो या डिजाइन हो, वहाँ जमा होने की जगह है, तो उनको अगर उन्होंने निकाल के रख दी थोड़ी देर के लिए, अपना काम करके फिर पहन ली, या इस हाथ से इस हाथ कर लिया, तो शायद ये एक प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सकता
सकता है और नॉर्मली घर के अंदर भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं। नॉट हर बार आपको ज्वेलर्स के पास आने की जरूरत है। एक सिंपल रीठा लेना है आपको, रीठा हल्का सा उबाल लेना है, वो पानी में डाल देना है और अपना टूथब्रश होता है उससे आप सिर्फ उसको क्लीन कर लीजिए, घर के घर में ही क्लीन होता है। लेकिन एक बताना आपके माध्यम से जरूर चाहूँगा कि किसी भी तरह से जो घूमने वाले लोग आते हैं घर के पास, उन पे विश्वास ना करें, उन पे कभी विश्वास ना करें। अपने किसी फैमिली ज्वेलर्स के पास जाए, वहीं आप क्लीन करिए, क्योंकि क्या है हम लोग वो डोरस्टेप जो आते हैं पेपर्स में वो सोना उतार लेते हैं और फिर बाद में फिर आपको नुकसान होता है। तो किसी प्रकार का इस टाइप के लाइन पे न जाए। हाँ, अलावा इसकी रीपॉलिशिंग में क्या कोई खास दिक्कतें होती हैं? हाँ, उसमें देखिए उसका एक पूरा सिस्टम होता है पॉलिशिंग करते समय में, जिसको एसिड का वर्क वगैरह भी होता है और उसमें मैल पूरा निकल जाता है। पॉलिशिंग, बफिंग, ये पूरा एक इन हाउस एक सेक्टर हमारा पूरा एक सिस्टम लगा रहता है। अगर प्रॉपरली करना है तो हमारे एंड पे ही आना उनको जरूरी है। घर पे एक नॉर्मल ही तौर पे हो सकता है। जी जी। अक्सर मार्केट में जब हम जाते हैं तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंथेटिक एंड ओरिजिनल, चाहे वो मेटल या स्टोन या डायमंड या कुछ भी हो। तो आप क्या पैरामीटर सजेस्ट करते हो कि ये देख के पहचान लीजिए कि ओरिजिनल है या सिंथेटिक है? देखिए आजकल हर चीज़ का डुप्लीकेट आ गया है जी। जब से चाइना है, आप सभी जानते हैं, चाइना का नाम ना आते ही डुप्लीकेशन का पहले बात आ जाती है, दिमाग में घुस जाती है। मेरा एक ही कहना है कि कभी भी कहीं से भी लीजिए आप, ज्वेलरी हो, डायमंड हो, प्लेटिनियम हो, जेम स्टोन हो, आप बिल लीजिए। अगर स्टोन है या डायमंड है तो उसका सर्टिफिकेट साथ में लीजिए कि वह लेबोरेटरी से टेस्ट किया होना चाहिए। तो आपको किसी प्रकार का किसी डर नहीं रहेगा। हॉलमार्क कर रहे हैं। हाँ, एक हॉलमार्क तो गोल्ड में होता है, एक तरह से जस्ट थर्ड पार्टी कंफर्मेशन कि इसकी प्योरिटी जो हम बोल रहे हैं, ज्वेलर्स बोल रहा है कि इसकी 22 कैरेट प्योरिटी है, तो हॉलमार्क डिपार्टमेंट केवल उसको सर्टिफाइड करता है कि या दिस इज व्हाट द ज्वेलर्स इज सेइंग, वो उतना लिख के आ जाता है। तो एक ये सब चीज़ें आप अगर पक्के बिल में आप लिख के ले लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके साथ किसी प्रकार का धोखा होगा। 1947 से आपका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है सर, और जैसे आपने कहा दिस इज द 4th जनरेशन दैट इज इन द बिजनेस। तो 1947 से 2020 तक तो आपने एक बहुत खूबसूरत जर्नी देखा है। फ्यूचर में क्या एम्स है, क्या मोटो है ताकि इस जर्नी को और खूबसूरत बनाया जा सके? हाँ बिल्कुल, देखिए पहले जब मैं छोटा था, एक सेकंड के लिए मतलब जो सोचता था कि अभी क्या करना है, तो थॉट रहता था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, थॉट रहता। आज भी बच्चे यही सोचते हैं। बट जब देखा कि फैमिली बिजनेस हमारा ज्वेलरी इंडस्ट्री है और हमने यही सीखा है, और तब भी जॉब को लेके एक अस्थिरता थी, इतने इजीली जॉब कहीं पे भी मिलते नहीं थे, और आज भी परिस्थिति वही है। तो मेरा एक ही कहना है कि जॉब देने वाले बनो, जॉब मांगने वाले से। इसलिए मैं खुद जॉब देने वाला बना हूँ और आगे भी और एक्सपांशन का बिल्कुल मूड है और आगे भी इसको और बढ़ाएंगे। और मोटो आपका वही रहेगा कि कस्टमर फर्स्ट। यस, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। हाँ जी। चलते चलते एक खूबसूरत मैसेज दे देंगे सर आप? मैं धनतेरस के बारे में जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि धनतेरस एक ऐसा त्योहार है कि इस दिन जो भी आप खरीदते हो तो 13 गुना उसमें वृद्धि होती है, ऐसी मान्यता है। और धनतेरस दिवाली के 2 दिन पहले आता है नॉर्मली। वो क्यों आता है उसके पीछे भी रीज़न है। धनतेरस देवता जब जब मंथन चल रहा था, समुद्र मंथन, तो भगवान धन्वंतरी वहाँ से निकले हाथ में अमृत कलश लेके। वो जो कलश था वो कलश भी सोने और चांदी का था, ऐसी मान्यता है। और भगवान धन्वंतरी को आरोग्य के भगवान कहा जाता है जी। आप भी समझते हैं कि सबसे पहले स्वास्थ्य, क्योंकि 2 दिन बाद लक्ष्मी पूजन है, लक्ष्मी को उपभोग ले सके तो सबसे पहले अपनी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। तो अपनी हेल्थ अच्छी रखिए, हेल्थ इज वेल्थ, ये ध्यान रखिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। यही मेरे तरफ से मैसेज आपसे। बहुत सुंदर मैसेज। एंड बिफोर वी वाइंड अप, एक फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि अप्राइजल कैसे होता है सर, गोल्ड का या सिल्वर का या एनी जेमस्टोन का या एनीथिंग? देखिए ये अकॉर्डिंग टू मार्केट पे डिपेंडेंट है। हाँ। ये जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मार्केट है, बट ये मैंने पहले भी कहा है, ये इतिहास देख के ही आप भविष्य के बारे में सोचिए। सोच सकते हैं। पिछले अगर मैं 3 साल का ही रिकॉर्ड बोलूँ तो 3 साल पहले 29,900 का रेट था। लास्ट ईयर 38,000 का रेट था। इस साल 52,000 का रेट है। अब ये 3 साल का रेशियो अगर देखेंगे तो अगले साल का आप ही बता देंगे कि अगले साल क्या रेट होगा। तो इसका अप्रेजल काफी ज्यादा है। Thank you very much, sir, for coming on the show. It was a pleasure talking to you. Thanks a lot.